चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन मोस्ट वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जीसीआई। चलिए बेटा, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे थे। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की जो बेसिक केमिस्ट्री है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बेसिक केमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब बेसिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था और कैसे बताया था, देखो सुनना। बेसिक केमिस्ट्री में फैक्टर्स आते हैं। देखो, अब मैं बोलूं कि एल्वेलाई लेवल पर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन कल पढ़ाया था हमने, चाहे वो ऑक्सीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो, दोनों चीजें कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगी। सर एक ही फैक्टर है, यहां फैक्टर है ही नहीं, बाकी के नेग्लिजिबल फैक्टर है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि बाकी फैक्टर बेटा नेग्लिजिबल है। तो एल्वेलाई लेवल पर फैक्टर फिक्स है, टिश्यू लेवल पर भी फैक्टर फिक्स है कि यहां 5 फैक्टर काम आए। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H प्लस आयन, हाई 2,3 डाईपीजीए और टेम्परेचर। ठीक है, तो 5 फैक्टर ऑक्सीमोग्लोबिन के टूटने को भी अफेक्ट करेंगे और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के बनने को भी अफेक्ट करेंगे, यानी स्टिमुलेट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। आगे समझ में? ठीक है। उसके अलावा मैंने ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ने से पहले कुछ बातें थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ना बेटा, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एसोसिएशन क्यों नहीं है, ये डिसोसिएशन ही क्यों है, एसोसिएशन क्यों नहीं। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब बनना। क्योंकि मैं बताऊं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, एसोसिएशन बेटा कहां होगा, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ कहां हुआ? सर एल्वेलाई लेवल पर। अच्छा, डिसोसिएशन कहां होगा? सर पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पर, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है अपना। ठीक है, अच्छा, तो ऑक्सीजन हमें ट्रांसपोर्ट कहां से लेके कहां तक करवानी होती है? सर एल्वेलाई लेवल से उठाना है इस ऑक्सीजन को और पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पे लेके जाना है। हो गया ना। एसोसिएशन क्या आपने एल्वेलाई पर किया, डिसोसिएशन कहां किया? टिश्यू पर। अब पूरी बॉडी में टिश्यू, चाहे पाँव हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो आपने टिश्यू पर डिसोसिएशन किया, हाँ तो हो गया ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग जब डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही तो पढ़ रहे हैं भाई। एसोसिएशन एल्वेलाई पर होगा, एक ही जगह होगा, और एक ही फैक्टर इसमें बात करें जो है रोल प्ले करेगा, वो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एसोसिएशन में। लेकिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब टूटेगा बॉडी में टिश्यू लेवल पर जाने पर, तो 5 फैक्टर अफेक्ट करेंगे और टिश्यू लेवल पर वो जाके टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी। हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, एल्वेलाई से उठाया पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पर आप लोग ले गए। तो ये डिसोसिएशन कर्व भी हम लोग पढ़ते हैं। एसोसिएशन कर्व पढ़ के क्या करोगे, तो एल्वेलाई लेवल फटाफट हो जाता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है ना, तो एल्वेलाई में एसोसिएशन किया और टिश्यू लेवल पे जाकर डिसोसिएशन, तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी सिग्मोइड आता है। देखिए, चलो हेडिंग तो डालता हूं मैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये कैसे काम करेगा और क्या होता है, देखो समझो। ये मैंने एक कर्व प्लॉट किया, ठीक है। यहां पर क्या लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये किस में आएगा बेटा, MM ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन MM ऑफ Hg में, एक्स एक्सिस। वाई पर हम लोगों ने क्या लिया, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने लिया परसेंटेज saturation of hemoglobin with ऑक्सीजन। सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया, अभी सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है बेटा,
एसोसिएशन कहाँ होगा फटाफट बताओ सर, एवरेलाई लेवल पर। डिसोसिएशन कहाँ होगा सर, पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल पर जिंदा है हम लोग, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, जो भी रिलीज होगा टिश्यू लेवल पर होगा, फिर सेल अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग पिक कर लेती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि अपने पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम पहुंच टिश्यू फ्लूइड होती है। ठीक है, अब ये जो कर्व आता है ना, ये हमेशा सिग्मोइड शेप आता है। तो एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, कि पहली बात तो ये जो कर्व है ये प्रैक्टिकली आपकी और मेरी बॉडी में पूरा पॉसिबल नहीं है। इसका कुछ पार्ट ही हमारी बॉडी में पॉसिबल है, और कुछ पार्ट एक्सरसाइज के टाइम पॉसिबल होगा, लेकिन पूरा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आदमी मर जाए, तड़प तड़प के मर जाए, तो भी ये कर्व पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे, और फिर ये बनाया क्या, पहले तो ये बताओ। तो बनाया कैसे, देखो बच्चे, ये बनाया है लिविंग आइसोलेटेड सेल्स पे, यानी हमने जिंदा सेल्स ली और उनके ऊपर लेबोरेटरी में आइडियल कंडीशन में बनाया गया कर्व है। लेबोरेटरी में आइडियल कंडीशन में बनाया गया कर्व है, ये प्रैक्टिकली अपनी बॉडी में पूरा पॉसिबल नहीं है। आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो उसको बहुत बहुत डिटेल से पढ़ोगे। खैर अभी हम लोग उस अप्रोच से नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी नीट निकालने के अप्रोच से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस सुनना ध्यान से। पहली बात तो पूरा करो अपने प्रैक्टिकली अपनी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, ये लेबोरेटरी में बनाया गया लिविंग आइसोलेटेड सेल्स पर बनाया गया कर्व है, ये वहीं पूरा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अपनी बॉडी में पूरा पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसका कुछ पार्ट पॉसिबल है। ठीक है, पढ़े। अब आप ये समझो कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो कर्व जो आएगा, पहली बात तो ये भाई, आप बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, अभी हमने कल ही बताया था कहाँ का कितना कितना होता है, सेल से लेके एल्वियोलाई तक का सारा आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पता है। ये लगातार पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा भाई, यहां से कर्व शुरू करोगे तो 0 1 2 10 20 50 100 ऐसे आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। और इधर परसेंटेज सेचुरेशन जो है ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब पहले तो चलो मैं कर्व बना देता हूं। कर्व अपने को पहले ऐसा पता है कि सर ले देकर आना, इसको सिग्मोइड ही है। ठीक है, ये कर्व आ गया सिग्मोइड। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, कि हम इस कर्व को यूं पढ़ेंगे या ऐसे पढ़ेंगे, मतलब इसका एसोसिएशन पढ़ेंगे या इसका डिसोसिएशन पढ़ेंगे। आप कहोगे सर डिसोसिएशन पढ़ना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल पर फ्री करना है। और मैं लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको कि एज कंपेयर टू एसोसिएशन, डिसोसिएशन इज मोर इंपोर्टेंट। डिसोसिएशन ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बात है। लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर ब्लड में भी आ गई, मतलब एसोसिएशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। पर ऑक्सीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फ्री नहीं कर रहा, सब बेकार है, क्योंकि फाइनली सेल को तो टूटने के बाद ही, डिसोसिएशन के बाद ही मिलेगी। और डिसोसिएशन को 5 फैक्टर अफेक्ट करता है बेटा, और वो पूरी बॉडी के टिश्यू लेवल पर होगा, और उसके बाद ही फाइनली सेल को मिलेगी। फाइनल मिलना सेल को ही है। तो डिसोसिएशन इज मोर इंपोर्टेंट। ठीक है, तो एसोसिएशन वैल्यूलाई पर, डिसोसिएशन और टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। लेकिन कैसे होता है? तो पहली बात तो हम यहाँ केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस तो मुझे पता आपको समझ में आ गया कि कितने कितने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना कितना सेचुरेट रह पाता है। इसका मतलब यह है, देखो बच्चों की तरफ पढ़ा रहा हूं, चलो बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन जो है, यानी जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कितना परसेंट सेचुरेट रह पाएगा बॉडी के कितने 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 पार्शियल प्रेशर पर, क्योंकि बॉडी में अलग अलग पार्शियल प्रेशर है तो सेचुरेशन भी अलग अलग होगा। चलो बिल्कुल बच्चों की तरफ पढ़ाता हूं। यू मानो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अपना नीट लेवल मॉलिक्यूल के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मैं आपको बोलूं कि एल्वेलाई जो हीमोग्लोबिन है वो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो आप कहोगे सर 4 को। ठीक है, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अपना आप समझ में आ जाएगा। यू मानो कि ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, समझना, देखो बच्चों जैसे पढ़ा रहा हूं। अब इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4। तो मुझे ये बात बताओ, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट सेचुरेट है? सर
ये से 100% सेचुरेट है 100% सेचुरेट, ठीक है। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट सेचुरेट है। तो यहां पर तो ये 100% नजर आ रहा है, यहां पर तो ये 100% नजर आ रहा है कि ये 100% सेचुरेट है। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो यहां पर ये 100% सेचुरेट है। तो 100% सेचुरेशन कहां होगा बेटा, ये यहां पर। तो मैं बोलूं आपको कि ये वाला जो पॉइंट है, तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेट है सर, 100% सेचुरेट। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर ने सपोज यहां एक पॉइंट लगा दिया ए, कि भैया ए को पहचानो, ए बॉडी में कहां होगा। तो आप में से हर बंदा तुरंत आंसर देगा सर ए होगा हर हाल में एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई पर ही तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के चारों मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, भाई एल्वियोलाई है, और ब्लड ये यहीं पर है। अब ब्लड बॉडी में चलेगा, तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई कितना होगा। ये देखो लाला 104 है, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है 104 है, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है 104 है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में लाला 104 है, 104 है ना, बिल्कुल 104 है, 104 है, ठीक है। तो एल्वियोलाई से 100% सेचुरेशन था। अब जैसे जैसे बेटा पार्शियल प्रेशर बॉडी में घटेगा, तो बेटा इधर परसेंटेज सेचुरेशन भी तो घटेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन को उसको रिलीज करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो। पहली बात तो पूरा करो, आइडियल कंडीशन में लेबोरेटरी में लिविंग सेल्स पर बनाया गया कर है, लिविंग बीइंग में पूरा पॉसिबल नहीं, इसका कुछ पार्ट पॉसिबल है। कैसे, अभी बताता हूं। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में कितने कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, और कहां कहां कितना होता है, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कितने कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन खुद को कितना परसेंट सेचुरेट रख पाता है। जैसे एल्वियोलाई में ये 100% सेचुरेट रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो वहां तो पहली बात तो फैक्टर भी ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट भी ऑक्सीजन है, तो वो तो बाइंड होगी बेटा, तो चारों मॉलिक्यूल बाइंड है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर बॉडी में कम होगा, इसको अपना मॉलिक्यूल रिलीज करना ही पड़ेगा। और कैसे रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो क्या होगा, अभी ये 100% सेचुरेट है, दोबारा सुनो, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट सेचुरेट है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना परसेंट सेचुरेट है। सर चारों मॉलिक्यूल है तो 100% सेचुरेट है। सपोज ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, या ऑक्सीमोग्लोबिन बॉडी में चला, इसने देखा कि बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसने क्या किया, अपना एक मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। सपोज बेटा इसके पास 3 रह गए, 1 2 3, तो एक बात बताओ अब कितना परसेंट सेचुरेट रह गया सर, 75। अच्छा बॉडी में फिर और ज्यादा नीड हुई, बॉडी ने कहा कि भैया हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन और दो, और इस ऑक्सीमोग्लोबिन ने अपना एक और मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। जल्दी से बोलो कितना परसेंट सेचुरेट रह गया ये सर, 50%। अच्छा बॉडी में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, पर्सन फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और ऑक्सीमोग्लोबिन से उसने बोला कि भैया एक मॉलिक्यूल और दे दो, तो उसने अपना एक मॉलिक्यूल और दे दिया, और खुद कितना परसेंट सेचुरेट रह गया, 25%। समझ में आ रहा है, बच्चों की तरफ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, यही टेक्निक है और बेस्ट है ये, एक भी वर्ड गलत नहीं जाएगा, और फैक्टर भी अपना वो तो याद हो गया अपने को वैसे भी। देखो 100% सेचुरेशन कहां होगा सर, एल्वियोलाई में। अब जैसे जैसे बेटा पार्शियल प्रेशर कम होगा, वैसे वैसे परसेंटेज सेचुरेशन डाउन आएगा। तो हम कर्व को कभी भी नीचे से ऊपर नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। आ गया, ऊपर से नीचे, क्योंकि हमें एल्वियोलाई से लेके बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कराना ऑक्सीजन को। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो कर्व अपने आप बन जाता है, ठीक है। एग्जामिनर ने यहाँ एक पॉइंट लगाया, तो भाई ये हर हाल में एल्वियोलाई होगा, लंग्स ही होगा, क्योंकि 100% सेचुरेशन है और वो 104 पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अपने को पता है कि एल्वियोलाई में 104 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इस तरह से हो गया, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। मॉलिक्यूल के हिसाब से समझ लो, बहुत आसान होता है बेटा, पढ़ने के हिसाब से बेस्ट है, बेस्ट दी बेस्ट, ठीक है। ये हुआ, अब ये एल्वियोलाई है। अब जैसे जैसे ये बात करें बॉडी में चला, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा। तो पता है क्या हुआ, ये बॉडी में चला और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ, और इसको अपना सेकंड मॉलिक्यूल जो है, अभी तो सॉरी माफ कीजिएगा, चारों मॉलिक्यूल है, जैसे ये बॉडी में गया तो इसने देखा कि भैया चलो अब ऑक्सीजन रिलीज करनी पड़ेगी, और इसने 40 mm ऑफ Hg पर अपना एक मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। तो ये कितने परसेंट सेचुरेट रह गया
सर ये रह गया 75% सेचुरेट। सपोज एग्जामिनर ने लाला यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, लिख दिया बी, कि हमारी बॉडी में बी कहां होगा, पहचानो। ए एल्विलाई तो बी कहां होगा, मैं बताऊं बी कहां होगा। नीचे देखो ना, 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर कहां होता है, पहले बताऊं सर टिश्यू फ्लूइड में। और एक बात बताओ ना, एल्विलाई से निकलने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन अरे किसी भी टिश्यू लेवल पर ही जाके तो टूटेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ले दे के उसको टूटना टिश्यू लेवल पर ही है। तो बी हर हाल में टिश्यू लेवल पर ही, बात करें बी हर हाल में टिश्यू लेवल ही होगा। और 40 mmHg पर ये 75% सेचुरेट रह जाएगा। यानी इसके पास अभी भी 3 मॉलिक्यूल है, रिलीज केवल इसने एक किया है, इसने ओनली एक सिंगल मॉलिक्यूल रिलीज किया है, अभी भी इसके पास 3 मॉलिक्यूल है। यानी ये अभी अपने आप को 75% सेचुरेट रख पा रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर अभी 40 ही है, और 40 पर ये अपना एक मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। ठीक है, तो बी बेटा क्या होगा, हर हाल में टिश्यू फ्लूइड होगा। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं आपको, बस आगे करो नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा, अभी तो उसके पास 3 मॉलिक्यूल है, नहीं चलेगा। नॉर्मल कंडीशन में बेटा, नॉर्मल कंडीशन में भी आप और मैं नॉर्मल है हम लोग, नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑक्सीमोग्लोबिन एल्विलाई से जब चला था तो उसके पास 4 मॉलिक्यूल थे, और टिश्यू फ्लूइड पे चल गया तो अभी भी उसके पास 3 है, उसने केवल एक रिलीज किया, यानी 25% रिलीज किया है, 25% रिलीज किया है, 75% उसके पास अभी भी होल्ड है, और ब्लड यहीं डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके एल्विलाई में आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर नॉर्मल सर्कुलेशन में करो, यानी नॉर्मल कंडीशन में करो, ये यहां से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, तो सर इसको तो अपने बाकी के मॉलिक्यूल भी रिलीज करने चाहिए था ना ऑक्सीजन के, नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा भाई, वो ऑक्सीमोग्लोबिन डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, आप 40 से कम कर दो वो रिलीज कर देगा। तो आपको सर करो ना, 40 से कम की नीड क्या है, मुझे एक बात बताओ, 40 से कम पार्शियल प्रेशर आपकी बॉडी में कहां है, वो रिलीज करने को रेडी, उसने कहा मुझे 40 से कम करके बता दो, मैं दूसरा क्या तीसरा क्या, मैं तो चौथा मॉलिक्यूल भी दे दूंगा, लेकिन आप कम करके बता दो। तो एक बात बताओ मेरे भाई, नॉर्मल कंडीशन में 40 से कम पार्शियल प्रेशर अपनी बॉडी में कहां होता है, तो आप कहेंगे सर सेल में, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में टिश्यू फ्लूइड है। तो बेटा जब 40 से कम पार्शियल प्रेशर है ही नहीं तो वो क्यों रिलीज करेगा, अरे जब 40 से कम पार्शियल प्रेशर है ही नहीं तो वो क्यों रिलीज करेगा, तो सर मतलब नहीं रिलीज करेगा। और बेटा सुनो, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी में जा रहा है वो 4 मॉलिक्यूल लेके जाता है, हाँ, और जो वेन से जो इम्प्योर ब्लड वापस आपके हार्ट में आएगा, राइट साइड ऑफ उसमें राइट ऑरिकल में आएगा, जो इम्प्योर ब्लड है उसमें अभी भी 3 मॉलिक्यूल है, हाँ। तो सर एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सर्कुलेशन में ऑक्सीमोग्लोबिन मात्र एक मॉलिक्यूल ही रिलीज करता है, हाँ, ओनली 25% रिलीज करता है, बिल्कुल। तो हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना भाई, उसके पास भी 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं, ये बात याद रखना। एनसीईआरटी ने भी लाइन लिखी हुई है आपको, सर एनसीईआरटी में इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है, एक बात बताओ, सपोज एल्विलाई से 100 ml ब्लड चला, चलो लास्ट क्लास का डाटा वापस रिवाइज कराता हूं, 100 ml ब्लड चला, 100 ml ब्लड चला, पहला क्वेश्चन, इसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन, सर 15 ग्राम, ये हमने एवरेज लिया मेल और फीमेल का। कितनी मिलीलीटर इसमें CO2 है, सर 20 ml, 20 ml है ना 100 ml ब्लड में। अब मैं बोल रहा हूं कि टिश्यू लेवल पर जाने के बाद वो 25%, 25% बेटा रिलीज करेगा, तो 20 ml ऑक्सीजन का 25% रिलीज हुआ, तो रिलीज कितना हुआ, सर 5 ml। अरे 20 ml का 25% 5 ml होगा ना, तो एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है बी पॉइंट के बारे में, 100 ml ब्लड डिलीवर्ड, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। याद कीजिए कि 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करता है, तो वो है ना इस बी पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, वो नॉर्मल कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है कि लाई थी तो 100% लेकिन रिलीज किया मात्र 25%, 75% अभी भी उसके पास है। यानी नॉर्मल डीऑक्सीनेटेड ब्लड नॉर्मल कंडीशन में 3 मॉलिक्यूल बेटा 75% वो सैचुरेट रहता है, 3 मॉलिक्यूल अभी भी अपने पास रखेगा, समझ में आ गया। तो नॉर्मल कंडीशन में अपना कर्व शुरू हुआ, ये यहां से और यहां खत्म हो गया, बस नॉर्मल कंडीशन में यही अपना कर्व चलता है, बस इतना सा कर्व चलेगा, दैट्स ऑल, बस इतना सा ही कर्व चलेगा।
सिर्फ इतना सा कर्व चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं। बस खत्म। तो आप कहेंगे सर ये नेचर ने क्या किया, तीन तीन मॉलिक्यूल वापस जा रहे हैं, बोलो ना दे जा भाई मॉलिक्यूल दे जा, नहीं देगा वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। आप 40 से कम करके बता दो, तो आप कहोगे चलो सर ये तो समझ में आ गया हमें कि ए हमेशा एल्यूलाई होगा और बी टिश्यू फ्लूइड होगा, और नॉर्मल कंडीशन में ब्लड यहीं डीऑक्सीनेटेड हो गया, वापस घूम के उधर चला जाएगा। इंटरनेशनल बायो ओलंपियाड में आया था एक बार क्वेश्चन कि ए और बी बताओ, तो ए ऑक्सीनेटेड है, बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बस वापस वो आएगा और फिर से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। तो बस ये इतना ही कर्व चलेगा नॉर्मल कंडीशन में। अभी आपकी मेरी बॉडी में इतना ही चल रहा है। तो आप कहोगे सर चलो ये तो समझ में आ गया, पर सर एक बात बताओ फिर ये बाकी का कर्व कैसे आ गया? अरे मैंने पहले ही कहा ना भाई, पहली बात तो ये कर्व लिविंग बीइंग में पूरा पॉसिबल नहीं है, और जो फाइनली कर्व बनाया जाता है वो लिविंग आइसोलेटेड सेल्स पर बनाया गया कर्व है। तो आप कहेंगे सर लेकिन फिर ये बाकी का कर्व आया कैसे? लो मैं बताता हूं, थोड़ा सा इस कर्व का पार्ट अभी एक्सरसाइज के टाइम पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? सुनो, ये मानो कि अभी आप नॉर्मल हो, पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि चलो एक्सरसाइज करते हो, आपने रनिंग करना शुरू कर दिया, निकल लिया आप आराम से रोड पे कि चलो भागते हैं 2-5-10 किलोमीटर। आपने भागना शुरू किया, तो एक बात बताओ, जैसे ही बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर टिश्यू फ्लूइड पर, ये बात याद रखना, टिश्यू फ्लूइड पर 40 से कम होगा, ये अपना दूसरा मॉलिक्यूल भी रिलीज कर देगा, आपको तो तीसरा भी कर देगा। हाँ, तो यूं मानो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, क्योंकि लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और एनोरोबिक पर आ जाएगी बॉडी धीरे धीरे। जैसे आपकी भाग रहे हो तो लेग की मसल फटाफट एनोरोबिक पर, वो बोलेगी बॉडी को ऑक्सीजन दो, हाँ तो यही तो ऑक्सीजन देगा, और कौन देगा? आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, कार्डियक रेट बढ़ेगी, और दूसरी बात ऑक्सीमोग्लोबिन को जल्दी जल्दी रिलीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि टिश्यू लेवल पर वो 40 से 30 हो जाएगा, क्योंकि सेल लगातार सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही है, और सेल जब जल्दी 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 ऑक्सीजन को यूज करेगी तो टिश्यू से जल्दी ले जाएगी, तो टिश्यू में जो 40 थी वो 30 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो चलो चेक करते हैं क्या क्या होता है। तो पता लगा आपकी टिश्यू फ्लूइड पर एक्सरसाइज करने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लाला 30 रह गया, तो इसको अपना सेकेंड मॉलिक्यूल भी रिलीज करना पड़ेगा, और ये 50% ही सेचुरेट रह गया, 50% सेचुरेट रह गया। सपोज एग्जामिनर ने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया सी, कि भैया सी हमारी बॉडी में कहाँ होगा? अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बी के बाद हर पॉइंट टिश्यू फ्लूइड ही होगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ब्लड कैपिलरी सीधी सेल के अंदर घुस जाएगी कि ले फटाफट तू, नहीं रे, टिश्यू लेवल, भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ टिश्यू लेवल पर फ्री होगा। आ रहा समझ में? तो बी के बाद हर पॉइंट बेटा टिश्यू फ्लूइड होगा, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में, ये एक्सरसाइज के टाइम आप अभी भी नहीं मान रहे, भागते ही जा रहे हो, भागते जा रहे हो, और बॉडी में टिश्यू फ्लूइड का लेवल आपने 30 से भी कम कर दिया, सपोज 20 कर दिया, 20 रह गया आपकी बॉडी में, और इसने अपना तीसरा मॉलिक्यूल भी दे दिया, और खुद कितना परसेंट सेचुरेट रह गया? ऑक्सीमोग्लोबिन 25% सेचुरेट रह गया। एग्जामिनर ने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया डी, कि भैया डी को पहचानो, और मुझे पता तुरंत आंसर दे दोगे, इतना तो है आपके पास कॉमन सेंस, सर ये भी टिश्यू फ्लूइड होगा, लेकिन विग्रस एक्सरसाइज, मतलब मैक्सिमम फिजिकल एक्सरशन जो एक पर्सन कर सकता है वो डी है। आपको सर रुको, अभी भी इसके पास एक मॉलिक्यूल है, हाँ है, और पर्सन मैक्सिमम फिजिकल एक्सरशन कर रहा है, हाँ, तो सर फिर ये चौथा मॉलिक्यूल नहीं देगा? नहीं देगा। नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑक्सीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल देता है, 3 अपने पास रखता है, मैक्सिमम के टाइम बेटा वो 3 दे देगा, 3 गुना ऑक्सीजन आपको रिलीज कर देगा, चौथा रिलीज नहीं करेगा। सर रुको, चौथा रिलीज क्यों नहीं करेगा? और चौथा रिलीज नहीं किया तो फिर बाकी का कर्व कहां से आ गया? मैं बताऊं, कर्व तो लेबोरेटरी में बढ़ाया गया है, और चौथा रिलीज क्यों नहीं करेगा मैं बताऊं। गलती उस ऑक्सीमोग्लोबिन की नहीं है, तो सर गलती किसकी है? गलती आपकी है। सर हमारी क्या गलती है? हम तो आराम से बैठ के आपका वीडियो देख रहे हैं। हाँ तो ये तो गलती है ना, गलती ऑक्सीमोग्लोबिन की नहीं है, गलती ह्यूमन बॉडी की है। सर कैसे? दिमाग लगाओ, वो ऑक्सीमोग्लोबिन बोल रहा है, बोले मैं अपना चौथा मॉलिक्यूल भी रिलीज कर दूंगा, मुझे टिश्यू फ्लूइड पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 20 से कम करके बता दो। तो आपको सर करो ना, आदमी की डेथ तो तब होगी जब सेल में ऑक्सीजन 0 हो जाएगी। हाँ सेल में ऑक्सीजन 0 हो जाएगी, हम तो टिश्यू लेवल पढ़ रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सारी जो मैक्सिमम रीच है वो टिश्यू फ्लूइड होती है। एक बात बताओ, 20 से कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू फ्लूइड लेवल पर इससे कम पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाओ, यदि 20 से कम पार्शियल प्रेशर टिश्यू फ्लूइड पर है बेटा,
तो सेल में फिर जीरो ही हो जाएगा और सेल मर जाएगी। सर क्यों? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड और सेल में लगभग 20 का डिफरेंस होता है। याद करो, नॉर्मल कंडीशन में जब टिश्यू फ्लूइड पर नॉर्मल कंडीशन में जब टिश्यू फ्लूइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 था, 40 था, तो टिश्यू में 40 था, तो सेल में कितना था? 20। यानी डिफरेंस कितने का था? 20 का। तो यहाँ 40 है तो अपने को नोन है कि सेल में 20 है, यहाँ 30 है तो अपने को नोन है कि सेल में 10 हो गया होगा, और यहाँ 20 है तो सेल तो जीरो के आसपास है। तो जैसे ही आप टिश्यू पर 20 से कम करोगे सेल जीरो हो जाएगी, एनोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू या सेल। और जैसे ही वो सेल में जीरो होगा सेल तो मर जाएगी। यानी आदमी इसके जस्ट बाद मर जाएगा और ऑक्सीमोग्लोबिन अपना चौथा मॉलिक्यूल कभी भी रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि टिश्यू लेवल पर बेटा प्रैक्टिकली हम लोग 20 से कम पार्शियल प्रेशर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले सेल में जीरो हो जाएगा, न्यूरॉन वगैरह में जीरो हो गई ऑक्सीजन, न्यूरॉन काम करना बंद कर देंगे और आदमी उधर ही ऑफ हो जाएगा। समझ में? तो ऑक्सीमोग्लोबिन चौथा मॉलिक्यूल कभी रिलीज कर ही नहीं पाएगा। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी बॉडी की है कि उसको 20 से कम कर नहीं सकती, क्योंकि वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेल में तो जीरो हो गया उससे पहले ही। आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी भी फिजिकल एक्सरशन कर लो, चौथा मॉलिक्यूल कभी रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑक्सीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, 25%, 25% रिलीज करता है और 75% होल्ड करके रखता है। बट एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम फिजिकल एक्सर्शन, मैक्सिमम फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम आप चाहे कुछ भी करो, ऑक्सीमोग्लोबिन 3 मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, लेकिन एक तो अपने पास, यानी 75% रिलीज कर देगा और 25% होल्ड रखेगा। यानी 3 गुना ऑक्सीजन ही वो रिलीज कर पाएगा, 4 गुना कभी नहीं कर पाएगा। असंभव, इम्पॉसिबल। तो आप कहेंगे सर इसके बाद तो आदमी मर ही जाएगा। हाँ, तो सर फिर कर्व कैसे आ गया? कर्व कैसे आ गया? बता दिया ना, लेबोरेटरी में बनाया गया कर्व है आइसोलेटेड सेल पर। आई थिंक कर्व समझ में आ गया होगा। ये डिसोसिएशन हो गया, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको घर की बात बताऊं। देखो बेटा, मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो नीट के हिसाब से पढ़ाया है, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाती है। लेकिन जब आप एमबीबीएस में जाओगे ना, तो आप इसको फिर पर 100 ml ब्लड के हिसाब से पढ़ोगे। अब पर 100 ml ब्लड कैसे? देखो मैं बताऊं, ये क्या, एक mmHg पर लिविंग सेल्स ली और उसमें बनाया गया कर्व है। यानी ये, क्योंकि आप यदि इसको भी समझो कि एक यहाँ 4 मॉलिक्यूल थे, यहाँ 3 हुए, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1 रह गया, यहाँ फाइनली 0 हो जाएगा, तो फिर उस हिसाब से तो कर्व बिल्कुल सीधा होना चाहिए था। ये यूं कर्व क्यों आ रहा है? ये जो यूं आता, बिल्कुल सीधा आता, बिल्कुल सीधा आता और बिल्कुल सीधा आता। एक्चुअली प्रैक्टिकली जब आप एमबीबीएस में कर्व पढ़ोगे तो वो एक mmHg, जब प्रैक्टिकली इसको लेबोरेटरी बनाते हैं तो 104 से थोड़ा कम किया, 103, 102, 101, 199, 98 ऐसे चलते हैं वो लोग, जबकि हम तो 104 से 40 पर आ गए। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फाइनली जो कर्व है वो लिविंग सेल, जिंदा सेल्स पर लेबोरेटरी में बनाया गया कर्व है, और सेल तो फाइनली तब मरेगी जब उसमें पार्शियल प्रेशर जीरो हो जाएगा उसके अंदर। तो हम सेल में इसको पूरा फाइनली जब चेक करते हैं तो फाइनली ये जब एक एक mmHg कम 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 करके देखते हैं तो फाइनली ये सिग्मोइड शेप आ जाता है। अब ये फाइनली सिग्मोइड शेप जो आया है, इसका कारण हिस्ट्री कंडेंस वगैरह बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, है ना? चलो अब देखो, ध्यान से सुनो। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर हो गया बेटा, ठीक है, आ गया। यानी ये सब प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में पॉसिबल है। यानी ये नॉर्मल है एक्सरसाइज, और मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, फिर आदमी मर जाएगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो वहाँ एक्चुअली एक 100 ml ब्लड के हिसाब से पढ़ाया जाता है सेलुलर लेवल पर। हम लोग अभी मॉलिक्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने नीट के जो क्वेश्चन आते हैं इसके, वो सब इसी के अकॉर्डिंग आते हैं, इसमें सारे आंसर सोल्व हो जाएंगे। चलो अब आता है इसके बाद, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, बड़े खुश हो रहे होंगे आप, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि कब तो कर्व राइट शिफ्ट करेगा और कब कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा। चेक करते हैं कब कर्व राइट शिफ्ट करेगा और कब कर्व बेटा लेफ्ट शिफ्ट करेगा। देखो इधर देखो, बड़ा आसान है, इसको रटना मत। कर्व कब तो राइट साइड शिफ्ट करेगा और कब लेफ्ट करेगा, अभी आपको एक ही वर्ड में सारे क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं। ये राइट साइड शिफ्ट, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, अपने है ना।
अपने अकॉर्डिंग। ये राइट साइड, अरे ये राइट साइड और लेफ्ट साइड खत्म होगी ना, खत्म बात। अब कर्व कब तो राइट शिफ्ट करता है, कब लेफ्ट शिफ्ट करता है, बच्चे पता नहीं क्या टिपिकल होते जाते हैं। देखो चीजों को जितना आसान करके पढ़ोगे ना उतना रटना नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। एक वर्ड याद रख लेना बस, डिमांड। आपने एक सिंगल वर्ड याद रख लिया डिमांड, आपका मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस नीट आईपीएमटी सारे स्टेट बोर्ड एम सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सोल्व होंगे। टाइम भी ऐसा लगेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मुश्किल से 3-4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फिर बस आप कॉन्फिडेंस के लिए एक दो बार उसको रिवाइज करोगे, 10 सेकंड में तो आंसर डन है, 15 में तो कि बस यही आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कर्व कब तो बेटा राइट शिफ्ट करेगा और कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ध्यान से सुनना। क्या होता है देखो कि कब तो राइट शिफ्ट करेगा, कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। कब राइट कब लेफ्ट, एक वर्ड याद रख लो बस, जब जब बॉडी में डिमांड बढ़ेगी कर्व राइट जाएगा, और जब जब बॉडी की डिमांड नॉर्मल से भी कम हो जाएगी कर्व लेफ्ट जाएगा। जब जब बॉडी में डिमांड बढ़ेगी कर्व राइट जाएगा, जब जब बॉडी में डिमांड घटेगी कर्व लेफ्ट जाएगा। सर डिमांड मतलब, जैसे अभी आप हो, अब आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि चलो भागो, मानो कि भयंकर गर्मी है, तो आपकी बॉडी की में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, सर बढ़ेगी। तो आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाए कि जाओ अपने एसी रूम में आराम से एसी चला के सो जाओ, तो आपकी डिमांड अभी जितनी है उससे भी घटेगी या बढ़ेगी, सर घटेगी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यदि आपकी बॉडी के अंदर बेटा डिमांड बढ़ती है तो कर्व को राइट साइड शिफ्ट करा दो, डिमांड घटती है तो लेफ्ट करा दो। तो आपको कैसे एग्जामिनर ऐसे देगा क्या कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, नहीं ऐसे नहीं देगा, वो फैक्टर देगा। और ये आपके पास कॉमन सेंस लगाना है अपने को, है कॉमन सेंस, हाँ यही है अपना, घुटनों में नहीं है। अपने को बेटा कॉमन सेंस लगाना है, और कॉमन सेंस क्या लगाना है कि डिमांडिंग फैक्टर किसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी मैं हूं और मेरा कर्व सपोज ये बीच में आ रहा है, मेरा कर्व कब राइट जाएगा, जैसे मेरी बॉडी में मैं भागूंगा एक्सरसाइज करूंगा तो राइट साइड शिफ्ट करेगा, और आराम से सो जाऊंगा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो राइट साइड कब शिफ्ट करेगा, जब मेरी, तो मैं, अच्छा फैक्टर 5 ही होते हैं, ले देखिए ये वही जो टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल पर फैक्टर 5 है, और उनमें क्या क्या चेंज आएगा ये आप खुद आंसर दोगे। देखो अभी आप कैसे, मैं बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल पर सब कुछ होना, टिश्यू लेवल पर होना है। आपकी बॉडी में टिश्यू लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, बोलो डिमांड बढ़ी की घटी, सर बढ़ गई ना, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड ऑक्सीजन की होती है। CO2 बढ़ गया, अच्छा CO2 बढ़ गया, इसका मतलब भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि CO2 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बात करें जो है एनोर्बिक रेस्पिरेशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो CO2 बढ़ गया। अच्छा टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब फिर से डिमांड बढ़ी ऑक्सीजन की, क्योंकि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी में VMR बढ़ रहा है, सेल में ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है, VMR बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा 2,3 डाई बढ़ गया, 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि टिश्यू में एनोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो 2,3 डाई पीजीए क्रेब्स साइकिल में जा ही नहीं पा रहा, और वो ब्लड में टिश्यू लेवल पर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। टिश्यू लेवल पर पीएच जो है वो घटी हुई, यानी एसिडिटी बढ़ी हुई, तो एसिडिटी कब बढ़ेगी बेटा, जब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब आपके एन एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है और एरोबिक नहीं हो पा रहा। तो उन पांचों कंडीशन में आपको ले दे के ऑक्सीजन ही तो चाहिए। दोबारा बता देता हूं, डिमांड मतलब ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो कर्व राइट शिफ्ट आ जाएगा और जल्दी जल्दी अपने ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। सुनना, अभी आप हो, आपको बोला चलो भागो, तो आपकी बॉडी में 5 फैक्टर में डिमांडिंग फैक्टर बता रहा हूं पहले। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, कम, इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन, आप खुद बोल रहे हो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए। CO2 बढ़ गया, इसका मतलब फिर से ऑक्सीजन चाहिए। टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब फिर से ऑक्सीजन चाहिए। एसिडिटी बढ़ गई, इसका मतलब फिर से ऑक्सीजन चाहिए। और 2,3 डाईपीजी बढ़ गया, इसका मतलब फिर से ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि बॉडी में एन एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, आप थक रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी में बात करें जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ये राइट शिफ्ट आ जाएगा और जल्दी जल्दी आपको ऑक्सीजन देगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, टेंशन ना लो, ठीक है, आ गया समझ में। अब आप आराम से घोड़े बेच के सो रहे हो, बिल्कुल एसी रूम में आराम से 16 डिग्री सेल्सियस का एसी करके बिल्कुल खा पी के सो रहे हो, नीट के एग्जाम के बाद बिल्कुल फ्री हो गया, आपके आराम से 600 से ऊपर, 700 से ऊपर आ रहा है, सर तो ज़्यादा हो गया कुछ, हाँ 650 से ऊपर आ रहा है।
आराम से सो रहे हो, नीट का एग्जाम देके आपने शाम को कैलकुलेट किया अपने जीसीआई के आंसर की से पता लगा आपके 680 नंबर आ रहे हैं, आपने कहा हो गया आप सिलेक्शन, आराम से सो खा पी के सो गए एसी रूम में, ठीक है। आपकी बॉडी में कुछ फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लेफ्ट जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेफ्ट, नीड ही नहीं है ऑक्सीजन की। पार्शियल प्रेशर CO2 कम है, नीड ही नहीं है। टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, नीड ही नहीं है। H+ नॉर्मल है, नीड ही नहीं है। 2,3-DIPG नॉर्मल है, यानी आराम से क्रेब साइकिल चल रहा है, सब कुछ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट सब क्रेब साइकिल में काम आ रहे हैं, तो बॉडी में सब नॉर्मल चल रहा है, तो आपकी डिमांड ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपका लेफ्ट चला जाएगा। आ गया समझ में? अब इसी चीज को मैं लिख भी देता हूं, एक बार और क्लियर हो जाएगा कि कर्व कब तो राइट जाएगा कब लेफ्ट जाएगा, आप ही बताना। देखो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, फिर बाद में इसको ड्रॉ कर लेना। शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट। चलो आप खुद बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा, यदि करो राइट जा रहा है, बस आपको इतना साथ देंगे, राइट जाए मतलब डिमांडिंग फैक्टर है, और लेफ्ट मतलब आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप चलिए क्वेश्चन का आंसर दो। जिस दिन एग्जाम होगा उसकी एक रात पहले आपका घर किधर जाएगा, आप एंजाइटी पे रहोगे थोड़ी बहुत तो, राइट। और एग्जाम देने के जस्ट बाद 650 सुपर नंबर आ गए, तो भाई लेफ्ट में जाएगा, आराम से सो रहे हो, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो राइट कब, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर क्या होगा, कम की ज्यादा, सर कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सर ज्यादा है, तो H+ आयन ज्यादा है, मतलब एसिडिटी, एक ही बात है। और इसी को पीएच की फॉर्म में लिखो तो उल्टा लिख दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। टेम्परेचर ज्यादा है, 2,3-DiPGA सर ज्यादा है, इसको उल्टा कर दो। ये आदमी एक्सरशन कर रहा है और आराम से घोड़े बेच के सो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सर बहुत है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सर कम है, जरूरत ही नहीं है। H+ या एसिडिटी सर नहीं है सर, नॉर्मल है, वेरी गुड। पीएच, पीएच अपना आप ही बात करें, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर कम है, 2,3-DiPGA सर वो भी कम है, आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, एसी रूम में लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, P50 वैल्यू। P50 पता है किसको बोलते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच ऑक्सीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेट। नहीं समझ में आया, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच ऑक्सीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेट, मतलब ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पर ऑक्सीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है। ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पर ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पर ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पर ऑक्सीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है, 50% सैचुरेट है, 50% सैचुरेट है। तो जल्दी बोलो, नॉर्मली ये पार्शियल प्रेशर P50 की जो वैल्यू बेटा, तुम आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हम P75 भी निकाल सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पर P75% सैचुरेट है, सर P25, तो P25 देखो अभी 20 आ रहा है, P50 30 आ रहा है, P75 40 आ रहा है, तो सर ये तो फिक्स है। हाँ ये तो फिक्स है, तो फिर एग्जाम ने क्या पूछेगा हमसे, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा P50 क्या है, वो डायरेक्ट पूछता है बस, और मोस्टली पता है क्या पूछता है कि P50 जो है बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको सर क्या पूछ के पूछेगा, ये फैक्टर दे देगा, पूछेगा कि P50 बढ़ेगी घटेगी। सर मतलब उसने दे दिया एक आदमी को फीवर आ रहा है, उसकी P50 की वैल्यू बताओ, बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको जैसे क्वेश्चन आए पहले आप ये देखना कि फैक्टर डिमांडिंग है कि नॉन। आदमी को फीवर आ रहा है तो बोलो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कर्व किधर शिफ्ट करेगा, उसका कर्व इधर शिफ्ट करेगा राइट, और कर्व जब राइट शिफ्ट करेगा तो आप फटाफट आपको कुछ भी नहीं करना, देखो P50 क्यों, हर वैल्यू बढ़ेगी जब कर्व राइट शिफ्ट करेगा। नॉर्मल ये वाला बेटा ओरिजिनल कर्व है, तो P50 कितना आ रहा है सर, P50 30 आ रहा है। अब यदि कर्व राइट शिफ्ट करेगा तो देखो 50 के बाद 51 52 53 कुछ तो बढ़ेगा, माफ कीजिएगा 30 के बाद कुछ तो बढ़ेगा। देखो ये P50 अब यहाँ पर आएगा, फॉर सपोज 35 हो गया, यानी 30 से 31 होगा, 29 नहीं हो सकता। देख लो P75 राइट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, P25 राइट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन दे फटाफट वहीं पे पेपर में फटाफट से रफ बनाया, फटाफट पता लगा लेना है।
तो P50 की वैल्यू P50 वैल्यू हमेशा याद रखना राइट साइड पे हमेशा ही बढ़ेगी। P50 वैल्यू इंक्रीज, और इधर क्या हो जाएगी बेटा, उल्टा कर दो, P50 वैल्यू डिक्रीज। P50 की वैल्यू इधर बढ़ेगी, इधर घटेगी। चलो क्वेश्चन पूछता हूं, अभी सोल्व हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसी पर्सन की बॉडी में घट रहा है, डाउन हो रहा है, बिल्कुल इजी हिंदी में पूछ रहा हूं यार, बिल्कुल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसी की बॉडी में कम हो रहा है, तो नॉर्मल से कम होगा ना, तो उसका P50 की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करो, फटाफट से ऐसे कर्व बनाना, रफली वहीं पे एग्जामिनर वहीं एग्जाम एक कर्व बना देना, और जहां तुम्हारी मर्जी आए वहां P50 लगा देना। सपोज आपने आइडियली 30 पे लगा दिया कि ये चलो ये P50 है। अब इसको क्या करो कि एग्जामिनर ने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन घट रहा है, तो पहले तो ये समझो कि फैक्टर कौन सा है, डिमांडिंग है कि नॉन डिमांडिंग है। सर P50 की वैल्यू घट रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर घट रही है, ऑक्सीजन घट रहा है, इसका मतलब आदमी फिजिकल एक्सर्शन में, मतलब डिमांडिंग हो, डिमांडिंग है तो करो राइट जाएगा, तो बस अगला करो राइट बना दो, और राइट बनाओगे लाला तो भैया ये 31 ही होगा, 29 तो नहीं हो सकता। आ गया समझ में? तो बस बढ़ना घटना पूछता, आप देखना मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, सारी ये रहे पीवीएस आईपीएमटी, जो तुम्हारी मर्जी है वो सोल्व कर लो, एमटीजी डॉक्टर अली कोई से भी सोल्व कर लो, सबके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। आ गया? तो हर हाल में राइट साइड शिफ्ट करेगा तो बेटा धन है ना बढ़ेगा, और लेफ्ट करेगा तो घटेगा। P50 को 75-25 सब कुछ बढ़ेगा और घटेगा, जो जो होना है फिक्स है, दैट्स ऑल। यानी ये तो इंस्टेंटली आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, किसी पर्सन के बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, P50 की वैल्यू बताओ। बढ़ेगी कैसे? आपने फटाफट एक कर्व प्लॉट किया, ये किया, और आपने P50 की वैल्यू आपकी मर्जी है जहां लगा दी, कुछ भी लगा दो, ठीक है 30 ही लगा दी। अब आपने बोला एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तो कर्व हर हाल में अब राइट शिफ्ट करेगा, और राइट शिफ्ट करेगा तो 30 से 31 होगा, 29 तो नहीं हो सकता, ठीक है, इस वजह से आंसर तो बढ़ेगा घटेगा मेरे हिसाब से 16 हो गया। मतलब मैंने जो बोल रहा हूं ना, इनको दिमाग में फिट रख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और आती है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब आप बताओ बच्चों, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन बढ़ेगी कि घटेगी? भाई एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार बच्चों, तो कॉमन सेंस लगाया करो यार, है ना। जैसे आप भाग रहे हो, मैं ऑक्सीमोग्लोबिन हूं, मैंने देखा कि नॉर्मल कंडीशन है, एक मॉलिक्यूल दे दिया, बाकी 3 लेके वापस आ गया मैं, लेकिन मैंने देखा कि आप तो भाग रहे हो, तो फिर मुझे तो अपनी एफिनिटी 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 कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप तो भाग रहे हो, ये ले बेट सेकंड मॉलिक्यूल भी ले, भागता रहे, ले तो तीसरा भी ले, भागता रहे। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं आपके फैक्टर, तो आपकी एफिनिटी तो कम होनी है, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है। तो एफिनिटी जो होती है भाई, यूं मानो कि एफिनिटी कैसे है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है 4, आपने नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट से मंगाया, सर एक मार्कर दे दो, मैंने कहा ये लो चलो, आप बोले सर दे दो ना प्लीज, हमारी हालत खराब हो रही है, मैंने कहा ले चलिए भी ले ले, एफिनिटी मुझे कम करनी पड़ी। आपने कहा सर प्लीज हालत खराब है, मर जाएंगे हम लोग, प्लीज ये भी दे दो, मैंने कहा ये ले भाई, तो नहीं दूंगा। अब यू मानो आपकी बॉडी में डिमांड ही नहीं है, तो आप मुझसे क्यों मांगोगे? तो मेरी एफिनिटी तो ज्यादा रहेगी, मैं नहीं करूंगा फ्री, कोई मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन आप मांग ही नहीं रहे तो मैं क्यों दूंगा? तो कर्व जब लेफ्ट करेगा तो एफिनिटी ज्यादा, और कर्व जब राइट शिफ्ट करेगा तो एफिनिटी कम करनी ही पड़ेगी यार, ये ले 1 ले 2 ले 3 ले, ठीक है। तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उसको घटानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। इधर डिक्रीज, इधर बेटा इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। हाँ इंक्रीज डिक्रीज मतलब ये भी क्या हिंदी में लिखू क्या है? चलो लिख लेना, बढ़ेगी घटेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट्स ऑल। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व खत्म, फैक्टर भी खत्म, और इन 5 इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, यानी जो क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपकी जो मर्जी है क्वेश्चन सोल्व करो, जो मर्जी है क्वेश्चन सोल्व करो, मैं ये मान लो बिल्कुल ऑफलाइन मान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा ऐसे ऐसे होता है। चलो मिटा दूं मैं साइड पे हटा, और आपने फटाफट इसको मुझे पॉज मारा वीडियो को और आपने बना लिया। चलो ऐसा करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, करें कर्व की, क्योंकि डायरेक्ट आता है एग्जाम में बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, जैसे एक लेबोरेटरी में कर्व बनाया गया, ये कर्व बनाया गया सपोज लेबोरेटरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब इसके रेस्पेक्ट में एक और कर्व बनाया गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। बोलो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा? अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, तो किधर भागेगा लाला? राइट शिफ्ट करेगा ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला कर्व हर हाल में राइट ही करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और बताऊं, जैसे मैंने एक कर्व बनाया कि ये नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पर इतना है, आदमी को बुखार आ गया, बुखार फीवर आ गया, फीवर, कर्व किधर जाएगा? सर राइट जाएगा। ये 38 हुआ, राइट। हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया पर्सन का, बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, सर लेफ्ट जाएगा। ठीक है, चलो और कर्व बनाते हैं। ये मैंने कर्व बनाया नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन देखो अपनी बॉडी का नॉर्मली रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल हर जगह, यहाँ भी है भाई, सब दिखाने के लिए होती है। मसल्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है बेटा मायोग्लोबिन। और मैं आपको बता देता हूं, लिख भी लेना आप लोग अभी, मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। लिख लो इस चीज को अपनी आसान लैंग्वेज बना के, कि मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इन मायोग्लोबिन इज मोर देन, इजी लैंग्वेज बना के लिख लो, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज मोर फॉर मायोग्लोबिन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लो कि मायोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप बताओ, ये हीमोग्लोबिन है बेटा, तो मायोग्लोबिन किधर जाएगा? मायोग्लोबिन किधर जाएगा? मायोग्लोबिन लेफ्ट ही जाएगा, क्योंकि एफिनिटी इसकी ज्यादा है, तो ये मायोग्लोबिन। उसी तरह से मैंने एक और कर्व बनाया, HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब मैं चाहता हूं फीटस हम लोग पहले पढ़े पढ़ता, फीटस हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ऑक्सीजन कम होती है, तो उससे ज्यादा काम चलाना है उसको। फीटल हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा, अभी तो मार्कर से समझाया था, तो बोलो किधर जाएगा? सर लेफ्ट जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी कम है, बाइंडिंग एफिनिटी कम है, तो ये HbF फीटस है। आ गया समझ में? चलो इसको भी फटाफट ड्रॉ कर लो, लिख लेना, फीटस हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। फटाफट बना लो, फिर आगे चलते हैं।